नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेट जीआरएफ विद राजेश में। तो आज हम लोग देखेंगे 2018 से लेकर 2025 तक में जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं उनमें से जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जिसको बार बार रिपीट करता है एनटीए, आज उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस पीवाईक्यू को एनालिसिस करते हैं और समझते हैं अच्छी तरीक़े से। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश आंदोलन को कुचलने के लिए सबसे अधिक पुरस्कार कौन से जनजाति सेनानी को दिया गया था। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा। इसमें दिया नहीं गया था, रखा गया था। ये रखा गया था होगा। तो इसका ऑप्शन जो दिया गया है, बिरसा मुंडा, टाटिया भील और पोटो हो, और लास्ट में है बुधू भगत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बुधू भगत। तो इसके लिए जो इनाम रखा गया था वो करीबन 1000 रुपया का रखा गया था। और बुधू भगत जी ने 1831-32 में कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और बिरसा मुंडा के लिए जो उसको पकड़वाने के लिए जो इनाम रखा गया था वो करीबन 500 रुपया का रखा गया था। तो इसका राइट आंसर हमारा वीर बुधू भगत जी हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, कोरवा को किस जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन में दिया गया है कोलोरियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, आर्या और ऑस्ट्रिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कोरवा जो लोग हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा में ही आते हैं। और कोलोरियन जो भाषा है, ये भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक का एक वर्गीकरण है। तो कोलोरियन ऑस्ट्रो एशियाटिक के अंदर ही आ जाते हैं। और आर्य भाषा के अंतर्गत हमारी हिंदी भाषा आ जाएंगी, हिंदी आ जाएंगी, संस्कृत आ जाएंगे, फिर तमिल, अंग्रेजी, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो कोरवा जनजाति जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक के अंतर्गत ही आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। विज्ञान शब्द का मूल अर्थ क्या है। तो विज्ञान शब्द का मूल अर्थ है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4th नंबर हो जाएगा। विज्ञान शब्द का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान जो है ये परिभाषा किसने दिया था। भोलानाथ तिवारी ने। भोलानाथ तिवारी। तो इसको याद रखिएगा, ये पूछा गया है भाषा का विशिष्ट ज्ञान ही भाषा विज्ञान है। इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इसको देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले ही बार पूछा गया है 2024 में, तो आने का चांस बनता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। झारखंड में प्रवाहित होने वाली नदियों की पहचान करें। तो ये सारे जो नदियाँ दिए गए हैं इनकी पहचान करना है। पहला ऑप्शन में है हमारा करखई नदी, और दूसरा में है कारो नदी, और तीसरा में दामोदर या देवनाद नदी। तो ये जो सारे तीनों जो नदियां हैं ये झारखंड में ही बहते हैं। तो उपरोक्त में से तीनों नदियां हो जाएंगी। करकई नदी जो है ये सिमडेगा से इसका उद्गम स्थल है। सिमडेगा से करकई नदी निकलती है। और ये नदी जो है पूरे राज्य में ही बहती है। सिमडेगा से सरायकेला खरसावां होकर जमशेदपुर में जाकर स्वर्ण रेखा नदी में मिलता है। स्वर्ण रेखा नदी में, तो इसको याद रखिएगा। और
कारो नदी का उद्गम स्थल गुमला है, यानी ये गुमला से निकलता है, गुमला से निकलता है। और ये पश्चिमी सिंधु होकर गुजरात में जाके मिलता है, मतलब गुजरात की ओर से बहता है। दामोदर नदी, दामोदर नदी जो है इसका उद्गम स्थल पलामू है। दामोदर नदी जो है पलामू से ही निकलता है और यह झारखंड के रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो होकर सीधे ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है, पश्चिम बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। तो ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ये सारे नदियाँ, ये जीके का ही क्वेश्चन से पूछ दिया है। चलिए अब तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लैंग्वेज हेडबुक सदानी, लैंग्वेज हेडबुक सदानी कौन वर्ष में प्रकाशित हुआ है? तो ऑप्शन में दिया गया है 1906, 1931 और 1914 और 1959, 59। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 1914 हो जाएगा। लैंग्वेज हेडबुक सदानी, ये जो व्याकरण है ये नागपुरी का व्याकरण है जो पीटर शांति नौरंगी के द्वारा ही लिखा गया है। पीटर शांति नौरंगी के द्वारा ही लिखा गया है। और ये अंग्रेजी नाम है, इसका जो बुक है पीटर शांति नौरंगी जी का, इसका जो बुक है ये सदानी, सदानी व्याकरण, सदानी व्याकरण के नाम, नागपुरी सदानी व्याकरण के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लैंग्वेज हेडबुक सदानी कौन वर्ष प्रकाशित हुआ था? ये सदानी जो बुक है लैंग्वेज हेडबुक, ये पीटर शांति नौरंगी के द्वारा लिखा गया है, पीटर शांति नौरंगी के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा, इसको नागपुरी में बोला जाता है नागपुरी, नागपुरी सदानी व्याकरण। सदानी व्याकरण बोला जाता है। इसका जो प्रकाशित हुआ है वो 1914 में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है 1914, थर्ड नंबर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजा दुर्जनशाल को किस राजा ने बंदी बनाया था? तो ऑप्शन में दिया गया है शाहजहां, ससैता खां सूबेदार और जहांगीर, औरंगजेब। तो राजा दुर्जनशाल को किस वर्ष, मतलब राजा दुर्जनशाल को किस राजा ने बंदी बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जहांगीर ने। तो किस लिए बनाया गया था राजा दुर्जनशाल को? तो ये जो थे राजा दुर्जनशाल जो नवरत्न किला का स्थापना किया था। नवरत्न किला कहाँ है? ये गुमला में है, गुमला में स्थित है। और दुर्जनशाल को इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वो एक हीरा रखने वाला एक अद्भुत स्किल था उसके अंदर, मतलब कला था। और उन्होंने जहांगीर को सीधे तौर पे बोल दिया कि
कर देने से इनकार कर दिया था। इसीलिए राजा दुर्जनशाल को जहांगीर ने बंदी बनाया और बंदी बना के उसे 12 वर्ष तक अपने कैद में रखा था जेल में, और उसे ग्वालियर 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 जेल में उसे रखा गया था। तो इतने सारे क्वेश्चन दुर्जनशाल से बनते हैं। ये नागवंशी शासक थे नवरत्न किला का। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो इसमें मिलान करना है। इसमें तो दिया गया है, सूची 1 में वंश का दिया गया है और सूची 2 में उसका स्थान। तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो पहला का हो जाएगा पाल वंश। पाल वंश का हो जाएगा पालगंज टुमरी। इसका ए का थर्ड आ जाएगा। तो ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी को मिलाते हैं। नागवंश, नागवंश हो जाएगा छोटा नागपुर, और रक्सेल का हो जाएगा हमारा पलामू, सी का 1। और सिंह वंश का हो जाएगा 4th नंबर, सिंहभूम। तो ये सारे जो है उस वंश और उसके स्थान है। आइए अब जानते हैं कि इन वंशों के शासक क्या है। पाल वंश, नाग वंश और रक्सेल वंश और सिंह वंश, ये चारों का समझते हैं। तो पाल वंश के शासक जो थे वो धर्मपाल जी थे। धर्मपाल। और नागवंश, नागवंश को तो आप लोग सभी को जान रहे होंगे। नागवंश के फनी मुकुट राय जी थे। फनी मुकुट राय, सॉरी अच्छा से लिखा नहीं रहा है वो, पर ये फनी मुकुट राय जी थे। इन्होंने 64वीं ईस्वी में नागपुरी भाषा का मतलब नागपुरी भाषा को अस्तित्व में लाया था, यानी अपनी राज्य भाषा बनाया था। और ये जो थे फनी मुकुट राय जी, ये 50वां राजा थे। 50वां राजा थे। और रक्सेल वंश के शासक जो थे वो भागवत जी थे, भागवत राय। ये लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो इसको अवॉइड कीजिएगा। भागवत राय। और सिंह वंश के सिंह वंश के थे काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह थे। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बांस कला के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तु आती है। तो इसमें पूछा गया है बांस कला के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं आती है। सूप जो होता है ये कोई अनाज को चावल फटकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सूप जो होता है ये तो बांस से ही बनता है। ये तो आ जाएंगे। हरका जो होता है ये भी बांस से बनता है। और नेठो, ये बांस से नहीं बनता, ये पुआल से बनता है। तो ये तो नहीं होगा। और पैला, ये भी नहीं होगा, ये अनाज नापने के लिए आता है, ये कोई स्टील वगैरह का होता है, सिल्वर वगैरह का। और मोनी, ये आ जाएगा। तो सूप, हरका और मोनी, ये तीनों आ जाएगा, ए, बी और ई। तो हमारा इसमें दिया गया है ए, बी, ई, ऑप्शन नंबर 1 में। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, असुरों की बढ़ती जनसंख्या के अनुसार
जिले का सही क्रम। तो असुर जनजाति जो है वो कौन सी जिले में सबसे अधिक पाई जाती है, उनको बताना है। यानी असुरों की जो जनसंख्या है उसको बढ़ते क्रम में लिखना है, सबसे ज़्यादा से कम में। तो ये क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट दिसंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। बाकी अभी यही सारे जनसंख्या से रिलेटेड ही रिपीटेड हो रहे हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो असुरों की जो बढ़ती जनसंख्या है अभी 2011 के जनगणना के अनुसार, तो ये हो जाएगा हमारा सबसे अधिक अभी गुमला में है। गुमला, लोहरदगा, पलामू, सिंभू। तो सिंभू में सबसे कम जनसंख्या है असुरों की, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। और अभी जो असुरों की जनसंख्या है वो 8% है, ये याद रखिएगा। अभी सबसे जनजाति में सबसे अभी झारखंड की जनजातियों में संथाल जनजाति सबसे सबसे अधिक जनसंख्या है उनकी, 34% है। फिर उसके बाद आ जाएगा उरांव। उरांव का जो है, उरांव का 19 पॉइंट कुछ परसेंट है। फिर मुंडा का 14% है। उसके बाद हो आ जाएगा, तो हो के करीबन वही 10% आसपास है। तो इसको एक बार जनसंख्या को देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान करना है। और इसमें दिया गया है, सूची 1 में दिया गया है अस्थाई भाव और सूची 2 में है रस। तो इसको चलिए मिलान करते हैं। निर्वेद, निर्वेद का जो हो जाएगा इसका अशांत हो जाएगा। निर्वेद अस्थाई भाव का जो रस है वो शांत हो जाएगा। और रीति, रीति का हो जाएगा श्रृंगार। शोक, शोक का हो जाएगा करुण। उत्साह, उत्साह का वीर हो जाएगा। तो मिला इसमें देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ए का थर्ड। ए का थर्ड किस में दिया गया है, एक ही में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2। तो इसका राइट नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए इसको समझते हैं। अस्थाई भाव क्या है? अस्थाई भाव जो है, जो मनुष्य के अंदर किसी भी व्यक्ति को देख के, किसी व्यक्ति, प्राणी या कोई भी चीज़ों को देख के मन में अलग, मतलब मन में जो उत्साह जागता है किसी को, जैसे अगर वीर रस में देख रहे हो तो वीर रस में कब अस्थाई भाव जाएगा? जब आप मैदान में तीर धनुष को लेके युद्ध के विरुद्ध अगर देखोगे लड़ाई लड़ते हुए, तो आपको ठीक उसी प्रकार से मन में एक भावना उत्पन्न होगी। तो वही है अस्थाई भाव। तो हमारे भरत मुनि के द्वारा जो माना गया है वो रसों की संख्या कुल 9 है। 9 रस माना है भरत मुनि ने, और अस्थाई भाव भी 9 है। तो इसको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान कीजिए। नीचे दिए कुटों में से सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें दिया गया है, देखिए आचार्य, आचार्य दिया गया है और सिद्धांत, ये साहित्य सिद्धांत का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। भामा, भामा का हो जाएगा अलंकार। इसका जो ग्रंथ है वो काव्य अलंकार प्रमुख ग्रंथ है, इसको याद रखिएगा आप लोग। काव्य अलंकार ये कहीं ना कहीं पूछा जाता है, इसको बहुत इम्पोर्टेंट है। काव्य अलंकार हो जाएगा। और आनंद वर्धन का हो जाएगा ध्वनि। ये ध्वनि का सिद्धांत जो दिए हैं, ध्वनि लोक का सिद्धांत, यही आनंद वर्धन जी है। तो ए का हो जाएगा थर्ड नंबर। ए का थर्ड नंबर एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इसका राइट नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। कुंतक का हो जाएगा वक्रोक्ति, वक्रोक्ति हो जाएगा इसका। और वामन जी का हो जाएगा रीति। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर
थर्ड। साहित्य सिद्धांत से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन। तो साहित्य सिद्धांत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको आप लोग ध्यान में रख के पढ़ना ना भूलिएगा, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। भामा अलंकार, बस यही। कभी कभी भामा का परिभाषा पूछ देगा, शब्दार्थो संहितम काव्यम, विश्वनाथ जी के जैसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इनका भी पूछ देगा तो आपको बताना पड़ जाएगा कौन सा आचार्य जी का ये परिभाषा दिया गया है, ऐसे पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जर्मन भाषा के विद्वान ग्रीम ग्रीम ने किस ईस्वी में ध्वनि विकार संबंधी ध्वनि नियम का निर्देश किया था? तो ग्रीम नियम जो है उसको किस ध्वनि विकार संबंधित ध्वनि नियम का निर्देश किया था, किस ईस्वी में पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1823 ईस्वी में हो जाएगा। ग्रीम नियम जो है ये, यानी ये ग्रीम नियम किसमें लगता है? ये ध्वनि परिवर्तन में लागू होता है ग्रीम नियम। तो इसको याद रखिएगा, ध्वनि परिवर्तन में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछता है, कभी कभी ने पहले तो हर हर शिफ्ट में पूछता था। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 में दिया गया है शैली चित्र, गोदान चित्र, विवाह घर की दीवारें के चित्र, जादव पटिया चित्र। और सूची 2 में गया है किस प्रकार से बनाया जाता है, किस में बनाया जाता है। तो चलिए इसको मिलान के करते हैं। सबसे पहले प्रमुख हमारे जो चित्र से पूछा जाता है वो जादव पटिया। जादव पटिया अधिकतर जो देखिएगा यह संथाल जनजाति के लोग बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा जादव पटिया का हो जाएगा। ये चटाई में बनाते हैं, कपड़े में बनाते हैं, मोटे कागज़ पर चित्रकर्षक चित्र, यानी इसका जादव पटिया का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन में एक ही नंबर पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 पे डी का 1। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बाकी और मिलाते हैं, विवाह घर की दीवारें के चित्र। तो इसका जो हो जाएगा वर कन्या हाथी घोड़े पाइका नृत्य के साथ। विवाह घर के जो चित्र होते हैं ये वीर कन्या के टाइप से ही चित्र बनाए जाते हैं। अब गोदान चित्र हो जाएगा महिलाओं के छाती, गोदना चित्र है, सॉरी गोदना चित्र है। तो गोदना जो गोदवाते हैं वो महिला लोग ही गोदवाते हैं। महिलाओं की छाती में होता है, कपाल गले आदि में होते हैं विभिन्न तरह का। आप लोग देखे होंगे हाथ उथ में भी बनवाते हैं पहले के महिलाओं। उन लोग में एक प्रचलित कहावत भी थी कि अगर लेकर जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे। तो हमारे साथ ये गोदना का चित्र साथ ही जाएगा, इसीलिए इस टाइप की कुछ कहावत है, उसी के अनुसार ये लोग मानते हैं और सारे जनजाति के लोग गोदना गोदवाते हैं। शैल चित्र जो हो जाएगा चट्टानों के टाका टूकू पत्थरों पर बनाए जाते हैं। शैल से ही आपको याद रखिएगा चट्टान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला, पूरब से पश्चिम झारखंड की लंबाई कितनी है? ये पूरब से पश्चिम पूछा गया है, झारखंड की लंबाई कितनी है। तो पूरब से पश्चिम जो लंबाई है हमारा 465 किलोमीटर पूरब से पश्चिम है। और उत्तर से दक्षिण हो जाएगा 360, नहीं 380 हो जाएगा, सॉरी 380 किलोमीटर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा आप लोग। खोटा के महान साहित्यकार श्रीनिवास पानूरी जी को वाल्मीकि की संज्ञा किस प्रसिद्ध साहित्यकार ने दी थी? तो ऑप्शन में दिया गया है डॉक्टर रामदयाल मुंडा और पंडित रामदयाल मुंडा, राधा कृष्ण और विश्वनाथ दोसंदी राज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा विश्वनाथ दसोंदी राज। इसी ने वाल्मीकि संज्ञा की प्रसिद्ध साहित्यकार कहा है। श्रीनिवास पानूरी जी का एक महत्वपूर्ण काव्य है, वो पिछले 2 साल से ट्रेंडिंग में है, तो इसको याद रखिएगा, मेघदूत।
मेघदूत जो है श्रीनिवास पनूरी जी का प्रमुख काव्य है, इसको पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। विश्वनाथ दसौंधी राज, ये इनके प्राचीन कवि हुए, प्राचीन कवि। और डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी, डॉक्टर रामदयाल मुंडा का सबसे जो प्रमुख ग्रंथ मतलब प्रमुख बुक जो पूछी जाती है वो हिसिर, इसका बुक को आप लोग याद रखिएगा। ये इनका ये प्रमुख है, एनटीए के द्वारा पूछे जाने वाला सबसे अधिक क्वेश्चन। और आप लोग एनटीए में ये रामदयाल मुंडा का बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो रामदयाल मुंडा को आप लोग पढ़ के जाइएगा, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, खड़िया भाषा के गीत संकलन के पुस्तकों को कालक्रम अनुसार सजाएं। तो ये खड़िया का बुक दिया गया है, इसको क्रम वाइज सजाना है। तो ऑप्शन में दिया गया है खड़िया आलोन, प्रभाव पातर, मोटे मेरिया आलोन और सेनल दिया गया है ऑप्शन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले आ जाएगा मोटे मेरिया आलोन, फर्स्ट में ये आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा प्रभाव पातर, फिर आ जाएगा हमारा सेनल, फिर बाद सबसे नवीनतम में आएगा खड़िया आलोन, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा क्षेत्र की महिलाओं द्वारा नाक में पहनने वाले आभूषण के नाम बताएं। नाक में जो पहने जाते हैं उस आभूषण के बारे में बताना है। मांग टीका तो ये कपार में टीका लगाता है, इसको ये तो ऑप्शन नंबर में ही नहीं आएगा। नथिया ये आ जाएगा। अब बुल्का ये भी आ जाएगा। और तरकी ये नहीं आएगा। नाक बेसर ये आएगा। तो ये तीनों हो जाएगा बी सी ई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये काफ़ी इजी था, इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं तो। खोटा पद साहित्य की पुस्तकों को कालक्रम अनुसार सजाएं। तो ये खोटा के पुस्तक जो दिए गए हैं उसका कालक्रम अनुसार सजाएं। तो रघुवर विनिमय, शिव सागर, राम कथामृत, गीता संगीत, तो इसको सजाना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पहले आ जाएगा शिव सागर जो है किसने लिखा है? शिव सागर विश्वनाथ परमाणिक, ये विश्वनाथ परमाणिक के द्वारा लिखा गया है शिव सागर। उसके बाद आ जाएगा रघुवर विनय किसने लिखा है? रघुवर विनय जो लिखा है वो भवनिहार दत्त लिखा है। भवनिहार दत्त। और उसके बाद आ जाएगा गीत संगीत को लिखा है सुकुमार ने। और राम कथामृत इनको लिखा है श्रीनिवास पुनारी जी। किसने लिखा है? श्रीनिवास पुनारी जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो सूची 1 में दिया गया है आंदोलन और सूची 2 में उसका वर्ष दिया गया। सरदारी आंदोलन, टाना भगत आंदोलन, बुधू भगत आंदोलन, सिद्धू कानू आंदोलन। तो चलिए इसको मिलाते हैं। टाना भगत आंदोलन ये जो हुआ था ये 1914 में हुआ था।
टाना भगत के नेतृत्व में ही हुआ था। और बुधु भगत जी का हुआ था कोल विद्रोह 1831-32 में। तो इसको याद रखिएगा। बी का थर्ड हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। तो इसको चलिए मिलाते हैं, बी का थर्ड, सी का 2, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सिद्धू कानू आंदोलन, सिद्धू कानू आंदोलन जो हुआ था वो 1855 में, संथाल आंदोलन जिसे कहा जाता है। सरदारी आंदोलन 1887 में। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आंदोलन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आंदोलनकारी को याद रखना जरूरी है। गीत संगीत नामक खोटा पुस्तक के किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? गीत संगीत ये जो पुस्तक है वो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935। याद रखिएगा ये लोग, गीत संगीत नामक पुस्तक जो खोटा भाषा में लिखा गया है। इंजोत डहर किसकी लिखी हुई कविता है? तो इसका ऑप्शन नंबर दिया गया है डॉक्टर खालिद अहमद, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी और डॉक्टर सविता केसरी और टी.एन. साहू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। डॉक्टर टी.एन. साहू के द्वारा लिखा गया था इंजोत डहर। ये काफ़ी इनका फेमस पुस्तक है जो कि हमें इंटर में ही पढ़ने के लिए मिलता है इंजोत डहर। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो सूची 1 में दिया गया है कहानी और सूची 2 में उसका लेखक दिया गया है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। पहले हम लोग मिलाएंगे बोनेकलोर। बोनेकलोर जो लिखा है वो डॉक्टर विनोद कुमार ने लिखा है। ये खोटा भाषा की पुस्तक है, याद रखिएगा। ये खोटा भाषा पुस्तक है, डॉक्टर विनोद कुमार जी ने लिखे हैं इसको। तो डी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। तो चलिए बाकी ऑप्शन को मिलाते हैं। थाकल रही, थाकल रही का हो जाएगा चित्तरंजन महतो जी हैं, लिखे हैं। ये भी खोटा है कि ये सारे बुक खोटा है, शायद दिया गया है। तो इसका राइट आंसर यहाँ चल जाएगा। और हेराइल हंसी, तो हेराइल हंसी जो है डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर जी ने लिखे हैं। और उबार, उबार जो है पंचम महतो जी का है। तो इन सारे पुस्तकों को याद रखिएगा, कभी ये शॉर्ट में भी पूछ देता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये सारे क्वेश्चन। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यही एक जरिया है जो कि टीआरएल में पढ़ने का एक साधन बनाता है। साधन मतलब पढ़ने के लिए एक सही तरीका है, क्योंकि इनका कोई क्लासेस वगैरह नहीं होता है, ना कोई नोट्स मिलता है। तो पढ़ने के लिए सिर्फ पीवाईक्यू है, और पीवाईक्यू से ही 50% क्वेश्चन बनते हैं, सारे घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि सिलेबस के अनुसार आप पढ़ोगे तो आप कितना पढ़ोगे, कहीं आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इस टाइप का यहाँ पूछा जाता है एनटीए के द्वारा, किधर से घुमा के पूछेगा, पता ही नहीं चलेगा कि सिलेबस से आया। सिलेबस से बाहर से जीके का क्वेश्चन पूछ देता है सारे। तो इम्पोर्टेंट रहता है कि ट्रेंडिंग के अनुसार ही हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि जो पूछते जा रहे हैं वो सारे चीज़ें आप क्लियर करते जाइए कि टॉपिक कहाँ से पूछे जा रहे हैं, और उन्हीं के अनुसार पढ़िए। आपको ये पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि जीआरएफ क्लियर होगा। एक पीवाईक्यू ही ऐसा चीज़ है जो कि आपको जीआरएफ को सपना मतलब पूरा करता है। इंडिया कंपनी के विरुद्ध आंदोलन के अनुसार क्रम में सजा है। तो इसको आंदोलन सबसे पहले कौन हुआ था उसके अनुसार सजाना है, सबसे पहले से अंतिम तक। बिरसा मुंडा आंदोलन, नीलंबर पीताम्बर आंदोलन, भागीरथ मांझी और बाबा तिलका आंदोलन। तो बिरसा मुंडा आंदोलन कब हुआ था? बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ था 1895 में। 1895 से 1900 के करीबन हुआ था आसपास। नीलंबर पीताम्बर आंदोलन, नीलंबर पीताम्बर आंदोलन हुआ था 1857 में, 1857 से 59 तक। और भागीरथ मांझी आंदोलन, भागीरथ मांझी आंदोलन हुआ था 1874 में।
और बाबा तिलका मांझी का आंदोलन जो हुआ था 1800 मतलब नहीं 1784 में, 1784 से 85 के आसपास। तो सबसे पहले जो आएगा हमारा वो बाबा तिलका मांझी 1784 में। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा डी नंबर, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में डी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा 1784। उसके बाद आ जाएंगे बी में है नीलंबर पीतम्बर आंदोलन, और सी में है भागीरथ मांझी आंदोलन, और लास्ट में आ जाएंगे बिरसा मुंडा आंदोलन, जो कि 1895 से 1900 के आसपास हुआ था। तो हमारा अगला सवाल है, और ये अंतिम सवाल है हमारा, बांग्ला उपन्यास करुणा किस उपन्यासकार की रचना है? तो पूछा गया बांग्ला उपन्यास है, तो करुणा ये उपन्यास जो है किसकी है? बंकिम चंद्र का है, या राखल दास बंदोपाध्याय का है, या रविंद्रनाथ, या शांति शरत चंद्र का है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंद्र रॉय। करुणा है शरत चंद्र रॉय का। और बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय, इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो है, याद रखिएगा ये भी पूछा जाता है, आनंद मठ। आनंद मठ बहुत ही इम्पोर्टेंट है बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय का। और राखल दास का जो पुस्तक है, और राखल दास का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है मयूराक्षी। ये भी पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और रविंद्रनाथ, इनका प्रमुख ग्रंथ है टोंगर गोरा। कौन सा है ये? टोंगर गोरा। पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन याद रखिएगा, ज़रूरी है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट भी कर दीजिएगा किस टाइप का आपको क्वेश्चन चाहिए TRL पेपर 2 के लिए। भारतीय एवं क्षेत्रीय भाषा साहित्य, ये पेपर 2 का जो PYQ है उससे कुछ मुख्य रूप से मतलब चुनिंदा क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए हम लाए थे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो वही अनुसार आप लोगों के लिए टॉपिक लाएंगे। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिलेबस के अनुसार हर यूनिट का टॉपिक का एक वीडियो बनाते जाओ। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो वीडियो जल्द ही आप लोगों के पास आएगा। और कैसा लगा ये क्लास उसको ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को धन्यवाद।